Assalamu alaikum. Good afternoon, everyone. I hope you are fine. Acha ji, in the last classes, we have done histogram, we have revised cumulative frequency graph, and also we did median, lower quartile, upper quartile, like these things. So now we are going to start our next diagram, which is box and whisker plot. So the next diagram is box and whisker diagram, या box and whisker plot. जी यही एक दफा कंफर्म करें, मुझे सुन सकते हैं ना अच्छी तरह? जी जी सर, आ रही है। चलें, अजान हो जाए फिर स्टार्ट करते हैं। जी बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट क्या है? एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें देयर इज ओनली एक्स एक्सिस, इसमें कोई वाई एक्सिस नहीं होता। और शेप कैसी होती है इसकी? ये एक होता है बॉक्स, दिस इज अ बॉक्स। ये बॉक्स के जो एंड पॉइंट्स हैं, वर्ड एजेस जो हैं लेफ्ट और राइट पे, दीज आर शोइंग बेसिकली लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल। एंड देयर आर टू विस्कर्स, एक विस्कर लेफ्ट पे और एक विस्कर राइट पे। दोनों विस्कर्स की लेंथ इक्वल भी हो सकती है और ऐसा भी पॉसिबल है कि इक्वल ना हो। दीज आर द विस्कर्स। ये विस्कर्स के एंड पॉइंट्स बेसिकली शो करते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू।
और कहीं पे मिडल में एक लाइन लगी होगी, वो लाइन शो करेगी मीडियन को. सो बेसिकली बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम shows 5 things. What are those 5 things? This shows lower quartile, the edge of the rectangle. This one is showing lower quartile. The other edge of the rectangle is showing upper quartile. ये मिडल में जो लाइन है, this shows median. And this start and end, these are showing the minimum value and maximum value. Box and whisker diagram only has x-axis, no y-axis. So इसका मतलब किसी भी डेटा का अगर आपको बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम ड्रॉ करनी हो, so to draw a box and whisker diagram we need 5 things. What are those 5 things? Lower quartile, upper quartile, minimum, maximum and median. सो हम एक एग्जाम्पल को लेते हैं जिसमें हम बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम ड्रॉ करते हैं. सपोज एक डेटा है हमारे पास 3, 5, 8, 9, 9, 10, 11, 14, 15, 18. सो ये हमारे पास एक डाटा है एंड द क्वेश्चन इज कि वी हैव टू ड्रॉ इट्स बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम. बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट इसका बनाना है. अगेन हमें इसका अगर बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम प्लॉट करनी है, so we need 5 things. Let's note down those 5 things. First is the minimum value. You can see clearly मैंने डेटा ऑलरेडी आपके लिए अरेंज करके रखा है इसमें. So the minimum value is 3, maximum value is 48. अब आप ऐसा कीजिए, इसका मीडियन फाइंड करें, इसका लोअर क्वार्टाइल फाइंड करें और अपर क्वार्टाइल फाइंड करें. जी प्लीज, मीडियन लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल हमने लास्ट क्लास में किए थे. जल्दी से जरा इनके मीडियन लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल फाइंड करें. जी हमने
जी, मीडियन हमने एक फॉर्मूला किया था, सिग्मा एफ प्लस वन ओवर टूथ वैल्यू। सो मैंने, अगर आप देखें तो मैंने डेटा में सब 4 लाइंस हैं, हर लाइन में मैंने 10 वैल्यूज रखी हैं। सो टोटल 40 वैल्यूज हैं इसमें। सो टोटल वैल्यूज आर 40। सो 40 प्लस वन ओवर टू, 20.5। तो 20.5, सो 20.5 क्या शो करता है? 20.5 ये शो करता है कि 20th वैल्यू और 21st वैल्यू की हमने एवरेज लेनी है। सो क्योंकि हर रो में देर आर 10 वैल्यू, सो व्हाट्स द 20th वैल्यू? द 20th वैल्यू इज 26 and 21st value is 27. So the average of 26 and 27 is 26.5. So median is 26.5. Yeah, Imtiaz, what's the lower quartile? Then lower quartile 18. 18. Lower quartile is Because 18. the- So basically आपकी 20th और 21st वैल्यू के मिडल में था मीडियन। सो इसका मतलब फर्स्ट हाफ में आपके पास 20 वैल्यूज हैं। सो उन फर्स्ट हाफ का 20 वैल्यूज का मीडियन फाइंड करना है, जो कि लोअर क्वार्टाइल होगा। सो अगेन फॉर्मूला वही, 20 प्लस वन ओवर टू, 21/2 मीन 10.5। 10.5 मीन 10th और 11th वैल्यू की एवरेज। सो 10th और 11th वैल्यू की एवरेज, यहाँ पे 10th वैल्यू भी 18 है और 11th वैल्यू भी 18 है। सो 18 और 18 की एवरेज 18 ही होगी, 10th और 11th वैल्यू की एवरेज। ओके, अपर कोटाइल अगर करना है तो अपर कोटाइल भी आप 10th और 11th वैल्यू ले लें, लेकिन उसको एंड से स्टार्ट कर लें। सो एंड से स्टार्ट करें 10th और 11th वैल्यू। सो दिस इज फर्स्ट वैल्यू, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th। सो 10th वैल्यू इज 40 और 11th वैल्यू इज 40। सो 10th और 11th वैल्यू भी 40 बन रही है। सो 40 प्लस 40 ओवर 2। सो 40 की और 40 की एवरेज 40 ही होगी। सो अपर क्वार्टाइल इज 40। ठीक हो गया। सो जब आपके पास ये 5 इंफॉर्मेशन है, उसके बाद आपको लोअर कोटाइल या अपर कोटाइल ड्रॉ करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा। लेट्स ड्रॉ दिस। सिर्फ इसमें एक ही एक्सिस है, दैट इज एक्स एक्सिस, नो वाई एक्सिस रिक्वायर्ड। आप वैल्यूज देखिए कि मैक्सिमम 48 तक जा रही हैं, तो हमें स्केल क्या लेना चाहिए? 0 से 50 अगर ले लें तो 5 का स्केल, अगर आपके पास 10 वैल्यूज, 5 का ले लें। और ये एक्स एक्सिस पे आपने फर्दर भी लेबलिंग करनी है।
यहाँ पे तो मैंने आपको कुछ नहीं बताया कि ये 3, 5, 8, 9, 9, 10 ये हैं क्या। अगर आपको ये पता चलता है कि ये डिफरेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं तो एक्स एक्सिस पे मार्क्स लेबल कीजिए। अगर आपको ये बताता हूँ कि ये लेंथ है कुछ प्लांट्स की तो वो लेंथ आप लेबल कर लें। सपोज कर लेते हैं कि ये लेंथ है तो आप ये लेंथ लेबल कर लें, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। तो एक्स एक्सिस इस तरह लेबलिंग करनी है। इसका बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट अब देखिए। सो सबसे पहले हमने ड्रॉ करना है लोअर कोटाइल एंड अपर कोटाइल। सो लोअर कोटाइल एंड अपर कोटाइल बेसिकली इसमें एजेस होंगे बॉक्सेस के। सो लोअर कोटाइल 18, सो 15 और 20, क्योंकि आप ग्राफ पेपर पे जब ड्रॉ करेंगे तो एक्यूरेटली 18 आप लेबल कर फाइंड कर लेंगे। सो दिस इज 18। अपर कोटाइल इज 40, सो अपर कोटाइल इज 40। सो ये एजेस ऑफ रेक्टेंगल ऑफ बॉक्स हमने प्लॉट कर लिए। इन दोनों बॉक्सेस को ज्वाइन कर दें तो ये एक बॉक्स बन गया। विस्कर्स मिनिमम वैल्यू थी 3, तो आपका विस्कर 3 तक आना चाहिए। ये द अदर विस्कर मैक्सिमम वैल्यू इज 48, सो वो 48 तक आना चाहिए। मीडियन 26.5, सो 26.5 तकरीबन यहाँ पे होगा। सो दिस इज द मीडियन। बेहतर यही है कि इन चारों चीजों को आप लेबल कर दें। लेबल मीन आप मेंशन कर दें कि दिस इज लोअर कोटाइल, this is upper quartile, this is median, this is minimum value, this is maximum value. बहुत आसान है कि हमने क्या करना होगा जब कभी हमने ड्रॉ करना है बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। सो वी नीड 5 थिंग्स: मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, लोअर कोटाइल, अपर कोटाइल एंड मीडियन। So edges of the boxes show lower quartile and upper quartile, और इसके अलावा मिडिल, मीडियन, मिनिमम एंड मैक्सिमम, जो मिनिमम एंड मैक्सिमम बेसिकली विस्कर्स की लेंथ को डिसाइड करेंगे। जी, एनी क्वेश्चन अबाउट बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट? शुड वी मूव फॉरवर्ड? Okay, so let's start. The next diagram is stem and leaf diagram.
stem and leaf diagram. नॉर्मली आईजीसीएसई वालों ने ये स्टेम एंड लीफ डायग्राम की होती है और ओ लेवल ने नहीं की होती। बुक में डी सीरीज में अक्सर आपको नजर आती है, बट लेट्स सी स्टेम एंड लीफ डायग्राम कैसी होगी। सो इसमें भी मैं एक डाटा ले लेता हूं पहले। Suppose we have certain values like, सपोज करते हैं कि इस क्लास के का एक टेस्ट हुआ, आउट ऑफ 50 मार्क्स उसमें से कुछ आपका जो रिजल्ट आया उसको हम नोट डाउन करते हैं। द रिजल्ट्स, द मार्क्स आर 15, 31, 22, 13, 48, 41, 34, 17, 35, 39, 45, 31, 15, 17, 25, 24, 23। सपोज ये इतना ही डाटा हम ले लेते हैं, या चले कुछ थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं। 23 के बाद 45, 32, T1। सो ये 1 2 3 4 5, सो 20 स्टूडेंट्स का डाटा है, 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स। हमने इसकी स्टेम एंड लीफ डायग्राम ड्रॉ करनी है। अगर आप देखिए तो सब स्टूडेंट्स के मार्क्स 10s 20s 30s और 40s में है। सो 10s में है, 20s 30s 40s में अगर मार्क्स हैं, सो इसकी स्टेम एंड लीफ डायग्राम बनाने के लिए सो 10s के लिए आप यहां सिर्फ 1 लिख दीजिए, 20s के लिए इधर 2 लिखते हैं, 30s के लिए इधर 3 लिखते हैं, 40s के लिए यहाँ 4 लिखते हैं। सो बेसिकली अब इसमें क्या होगा कि अगर मुझे 15 को यहाँ लिखना है ना, तो मैं यहाँ पे इधर आगे सिर्फ 5 लिखूंगा, 1 ऑलरेडी मेंशन्ड है। 17 लिखने के लिए आई विल जस्ट राइट 7, 1 ऑलरेडी मेंशन्ड है। और अब आप, अगर मैंने टेंस के कॉलम को फिल करना है तो टेंस के कॉलम के लिए आप टेंस में जितनी भी वैल्यूज पहले आप वो नोट डाउन कर लें। सो टेंस वाली वैल्यूज को अगर आप नोट डाउन करें तो उसमें देखें कितनी वैल्यूज आ रही हैं जो टेंस में है। दे आर 15, 13, 17, 15, 17। सो ये वैल्यूज हैं जो कि टेंस में लिखनी है और इनको ऑर्डर में लिखना है। सो ऑर्डर मीन सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 13, सो 3 लिखेंगे, जस्ट 13 डन। 15 टू टाइम्स है तो वी विल राइट गैप देके, कॉमा नहीं, गैप देके 5, 5, 17, 17 मीन 7, 7। सो ये वैल्यूज हम लिख चुके हैं, इनको क्रॉस कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज
20s। सो 20s वाली वैल्यूज अगर आप देखें 22 है, 24, 23, 21। देर आर 4 वैल्यूज, नहीं 25 भी है, उसमें 5 वैल्यूज है। सो इनको भी ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले 21, और उसी उसी के नीचे 5 के नीचे यहाँ पे नेक्स्ट नंबर आना चाहिए ऑर्डर में। सो 21 के बाद नेक्स्ट 21 लिख चुके हैं, क्रॉस कर दें 22, क्रॉस कर दें 23, क्रॉस कर दें 3 लिख लिया, 24 एंड 25। ओके, अब हमने लिखना है नेक्स्ट 30s वाली वैल्यू, 30s। सो 30s वाली वैल्यू अगर आप नोट डाउन करें, 30s वाली वैल्यू, इट्स 31, 34, 35, 39। बॉक्स में शो कर रहा हूँ 31। केयरफुल रहे, कोई मिस ना हो जाए हमसे। सो 30s वाली वैल्यू, देर आर 6 वैल्यूज। सो सबसे स्मॉलेस्ट 31, 31 टू टाइम्स है। सो 31, 31 ये क्रॉस कर दी, 32 क्रॉस कर दें, 34 क्रॉस कर दिया, 35 एंड 39, 35 एंड 39। सो रिमेनिंग अब आपके पास 40s वाली वैल्यूज हैं, उनको लिस्ट कर लीजिए। 40s वाली 1, 2, 3, 4 वैल्यू है। सो उनको लिस्ट कर लेते हैं। 41 स्मॉलेस्ट, देन 45 टू टाइम्स एंड 48 वंस। सो ये स्टेम एंड लीफ डायग्राम। अब इसमें देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है की लिखना, कि ये 1/3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। कि अननोन कोई अगर जिसके पास ये प्रीवियस डाटा ना हो, अगर ये डाटा अगर आपके पास नहीं है, किसी ने इस स्टेम एंड लीफ डायग्राम को देखना है, तो उसको रीड करते हुए उसको समझ आ सके कि व्हाट डज दिस 1/3 मींस। सो की जरूर बनानी है, अगर की नहीं बनाए तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। और की क्या है? सो की बेसिकली आपको ये शो करेगी कि क्या आपके रीडर को ये बताना है कि 1/3 क्या रिप्रेजेंट करता है। सो वी नो कि 1/3 रिप्रेजेंट 13। और 13 क्या, अगर ये मार्क्स हैं तो हमने मार्क्स लिए 13 मार्क्स। नॉर्मली आपके पास पेपर में अक्सर स्टेम एंड लीफ डायग्राम गिवन होती है, उसको रीड करना होता है। और रीड करते हुए केयरफुली आपने की पढ़नी है कि की क्या लिखी हुई है। जैसा मैंने इसमें लिख दिया 1/3 रिप्रेजेंट 13 मार्क्स। हो सकता है 1/3 रिप्रेजेंट करे 1.3। 1/3 का मतलब 1300 भी हो सकता है। 1/3 का मतलब 1/3 भी हो सकता है। तो की जरूर पढ़िएगा कि की का मीनिंग क्या है, 1/3 का मीनिंग क्या है। राइट? जिस तरह इसमें 1/3 का मीनिंग क्या है कि इट इज शोइंग 13 मार्क्स। सो की कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं, मीन इसको भी ले सकते हैं। 2/1 रिप्रेजेंट्स 21 मार्क्स, 4/1 रिप्रेजेंट्स 41 मार्क्स। तो डेटा में से कोई एक ले ले नंबर, जिसको आप देख के आप की अपनी डिजाइन करें। ये थी स्टेम एंड लीफ डायग्राम। इसमें एक और काम अगर कर लें तो बेस्ट हो जाएगा, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है स्टेम एंड लीफ डायग्राम के लिए, लेकिन आपको खुद हेल्प करता है समटाइम। इसके आगे काउंट लिख दें।
मीन टेंस में कितनी वैल्यूज हैं? देयर आर 5 वैल्यूज, ट्वेंटीज में 5 वैल्यूज, थर्टीज में 6 वैल्यूज और फोर्टीज में 4 वैल्यूज। इस काउंट लिखने का एक फायदा तो ये है कि आपके पास काउंट करें, इन सबको ऐड करें, 5 + 5 + 6 + 4 20, और इधर से देखें कितनी वैल्यूज हैं, सो दैट शुड मैच 20 वैल्यूज। क्योंकि समटाइम्स आप से कोई वैल्यू मिस हो जाती है, तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा। और दूसरा, समटाइम जब स्टेम एंड लीफ डायग्राम में से आपको मीडियन फाइंड करने के लिए कहे, या लोअर कोटाइल फाइंड करने के लिए कहे, या अपर कोटाइल फाइंड करने के लिए कहे, तो इट विल बी इजियर टू फिगर आउट के 10th वैल्यू किधर है, 15th वैल्यू, तो वो आपका काउंट लिखा हो तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो ये थी स्टेम एंड लीफ डायग्राम। समटाइम्स आपको टू वे स्टेम एंड लीफ डायग्राम भी ड्रॉ करनी पड़ सकती है, या क्वेश्चन में गिवन हो सकती है। टू वे मीन आप कॉम्पोजिट टाइप एक डायग्राम होगी जिसमें टू सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को एक स्टेम एंड लीफ डायग्राम शो करेगी। मीन क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल कि आपको जिस तरह मैथ के यहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं, मैंने अगर एक टेस्ट लिया तो दोनों ग्रुप्स के रिजल्ट को मैंने एक स्टेम एंड लीफ डायग्राम पे शो करना है, तो वो कैसे करेंगे? मीन सपोज पता चला कि सबके मार्क्स 10s, 20s, 30s और 50s में हैं। सो आप एक तरफ ग्रुप 1 को शो कर दीजिए, मीन अगर आप इधर चाहते हैं तो इधर आप ग्रुप 1 को शो कर दें, और इधर आप ग्रुप 2 को शो कर दें। सो अगर आप लिखते हैं यहाँ पे 3, 3, 5, 7, सो ये अब आपका सेट ऑफ इंफॉर्मेशन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का एक ही स्टेम एंड लीफ डायग्राम में मैंने शो कर दिया है। मीन लेफ्ट साइड पे ग्रुप 1 के रिजल्ट्स और राइट साइड पे ग्रुप 2 के रिजल्ट्स। सो एक मैंने वैसे एक हाइपोथेटिकल डाटा ले लिया और उसके थ्रू मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको। बताइए इसकी की हम कैसे डिजाइन लिखेंगे? की, व्हाट शुड बी द की? हसान बताइए की कैसे लिखूं इसकी? 1 3 represents 13 और आगे यूनिट। अब अगर आप की लिखना चाहते हैं, सपोज इसको यूज करके की लिखना है आपने, मीन दोनों ग्रुप 1 और 2 के लिए अब आपने शो करना है। सो व्हाट डज 9/1/3 रिप्रेजेंट? ये रिप्रेजेंट करता है 9/1/3 रिप्रेजेंट 19 marks of group 1 student and 13 marks of group 2 student। सो इस तरीके से आप की लिख सकते हैं। लेकिन की लिखना जरूरी है, अगर की नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से जब आपको एग्जामिनर कोई क्वेश्चन देगा
तो आपने उस क्वेश्चन को देख के अपने आंसर जरूर देखना है। मीन अगर मीडियन कहता है लोअर कोटाइल या अपर कोटाइल, तो आप की के मुताबिक आंसर दीजिएगा। आप ऐसा करें, मुझे इस क्वेश्चन में बताइए, व्हाट इज द मीडियन सर मार्क्स आपने ऑफ ग्रुप ग्रुप टू? वन, आपने की में ग्रुप वन के आगे क्या लिखा है? ग्रुप वन स्टूडेंट। सर ग्रुप टू स्टूडेंट के 15 और 17 मार्क्स भी नहीं आए, अपार्ट फ्रॉम 13। 15, सॉरी, दोबारा बोलिए। ये मैंने वो जो पिछला डेटा था मैंने वो नहीं कॉपी किया, मैंने एक डिफरेंट लिया। जी मैं खाली कह रहा हूँ कि ग्रुप वन का तो 19 मार्क्स और ग्रुप वन स्टूडेंट समझ आती है, लेकिन ग्रुप टू का 13 और 15 और 17 भी नहीं है। ये जो हाँ जी, 5 और वो भी 7, है। तो हमने सिर्फ 13 नहीं मार्क्स ऑफ नहीं, ग्रुप टू। मैं सारे को तो नहीं शो करूंगा ना, मैं कोई एक वैल्यू लेके शो कर दूंगा, पूरे की बतानी है ना। बस वो सही तो है, मैं ठीक। सिर्फ इसको देके मैं की लिख सकता हूँ। मैंने सही है, सिंपली सही इस है। क्वेश्चन में तो किसी एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, आप चाहे इसको पिक कर लें, इसको पिक कर लें, किसी एक को पिक करके आप की बना दें। ठीक है सर, सही। जी बताइए, मीडियन ऑफ ग्रुप टू स्टूडेंट्स क्या है? सर 38.5। चले महक से पूछते हैं। महक, व्हाट्स द मीडियन ऑफ ग्रुप टू? फिक्स नहीं होगा। सॉरी, दोबारा बोले, क्या कहा महक? 6। महक इज सेइंग 6। 6 यहाँ पे किसी के मार्क्स ही नहीं है। अच्छा जी, देखते हैं ग्रुप टू का मीडियन। तो वैल्यूज कितनी है 38.5 ग्रुप होगा टू? ना? देख लेते हैं, बिल्कुल मेरा ख्याल ऐसा ही है। ग्रुप टू का मैंने पूछा है। ग्रुप टू में आप देखें तो टोटल काउंट अगर आप करें, सो 4 वैल्यूज प्लस 2 वैल्यूज, 6, 6 + 3 9, 9 + 4 13 + 1 14 वैल्यूज, टोटल 14 वैल्यूज है ग्रुप टू में। सो 14 + 1/2th वैल्यू मीन 15/2, 7.5 वैल्यू। 7.5 मीन सेवंथ और एट्थ वैल्यू की एवरेज। सेवंथ और एट्थ वैल्यू की एवरेज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, सेवंथ और एट्थ वैल्यू की एवरेज। तो प्लीज 8 और 9 की एवरेज लेके 8.5 नहीं लिखना, ये 8 और 9 नहीं है, ये 38 और 39 है। So the average of 38 and 39 is 38.5. So the median of group 2 students is 38.5. So 50% students वहां पे ये आंसर लिख के आ जाते हैं 8 या 9 या 8.5। सो प्लीज, आप जब भी आपके पास स्टेम एंड लीफ डायग्राम दी हो, आप की को जरूर पढ़ के उसके मुताबिक आंसर दिया करें कि ये 3/8 या 3/9 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये 3.8 है तो 3.8 लिखेंगे, अगर ये 38 है या 3800 है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपको डायग्राम से समझ आएगा। ठीक हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रुप वन और ग्रुप टू में कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है, कौन से ग्रुप वन कंसिस्टेंट ज्यादा है या ग्रुप टू ज्यादा कंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंसी कैसे फाइंड करते हैं? हाउ विल यू टेल द कंसिस्टेंसी ऑफ अ डेटा? जी या बताइए।
सर वो देख लेंगे कि किस में लाइक 40s में या 30s या 20s में किस में ज्यादा मार्क, ज्यादा लाइक एक रेंज में किसके ज्यादा मार्क्स है, लाइक 40s में जैसे ग्रुप 1 के ज्यादा मार्क्स है तो ग्रुप कुछ 1 ऐसे ऐसा बोल ही है। सकते हैं। बिल्कुल, कुछ ऐसे मैं एक जनरल आइडिया देता हूँ, फिर आप देखें। एक स्टूडेंट है अब्दुल्ला इम्तियाज, या इम्तियाज, सॉरी, ठीक हो गया। या कि मैंने 10 ईयर की हिस्ट्री मैथ की निकाली और पता चला कि एक दफा इनके मार्क्स थे 86%, एक दफा इनके 99%, एक दफा इनके 15 मार्क्स थे, एक दफा 62, एक दफा 31, फिर 94%, फिर 27%, 73%। ये थे या की हिस्ट्री। और एक पर्सन एक्स है, उसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि उसके मार्क्स हैं 13, 19, 14, 12, 17, 22, 21, 19। बताइए हु इज मोर कंसिस्टेंट, या एक्स? Sir, X. यस, द पर्सन एक्स इज मोर कंसिस्टेंट। सो बंदे को कंसिस्टेंट होना चाहिए, अच्छे नंबर आए या ना आए, उसमें कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। सो इसने जी सर कंसिस्टेंसी मेरे रखी। कंसिस्टेंट। सो यहाँ पे एक्स इज मोर कंसिस्टेंट। देखिए उसके कंसिस्टेंटली मार्क्स टेंस में या ट्वेंटीज में आ रहे हैं, वेर एज या इज नॉट कंसिस्टेंट, कभी 90s में, कभी 70s में, कभी 20s में। सो ही इज नॉट कंसिस्टेंट। सो कौन नहीं सर सी, मैं कंसिस्टेंट हूँ सर। सॉरी, सर मैं कंसिस्टेंट हूँ सर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये या नहीं है, ये वाई है, वाई पता नहीं कौन है। ठीक हो गया। सर, सो क्योंकि या तो कंसिस्टेंटली 90s में मार्क्स ले रहा है। अच्छा, एक्स और वाई में हमें पता चल रहा है कि एक्स इज मोर कंसिस्टेंट देन वाई। सो ये कौन सी चीज है जो डिसाइड करती है, लोअर कोटाइल, अपर कोटाइल, मीडियन, इस तरह की कोई ऐसी चीज है जो डिसाइड करती है कि कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है? इंटर कोटाइल रेंज डिसाइड करती है। मुझे ये बताइए, जिसकी इंटर कोटाइल रेंज ज्यादा है, क्या वो ज्यादा कंसिस्टेंट है या कम कंसिस्टेंट है? कम कंसिस्टेंट है। कम कंसिस्टेंट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक इसी को केस को ले लेते हैं। अगर हम या की बात करें, बताइए, एस्टिमेट करें, गेस करें, व्हाट विल बी द वाई का लोअर कोटाइल। अंदाजा लगाइए, अंदाजा लगाइए, सिर्फ जस्ट गेस करिए। गेस करेंगे तो इसका लोअर कोटाइल कहीं होगा 25, और इसका अपर कोटाइल होगा, क्योंकि 99 तक भी गए हुए हैं, 70, 80 कर लेते हैं इसका अपर कोटाइल। सो ये जस्ट एक एक्यूरेट नहीं है, जस्ट एक गेस करें। इसका अगर इंटर कोटाइल रेंज अगर करें, सो वो होगा अपर कोटाइल माइनस लोअर कोटाइल, मीन 80 माइनस 25, 55। वेयर एज अगर हम डाटा एक्स को देखें, उसका लोअर कोटाइल अगर आप चेक करें, तो उसका लोअर कोटाइल कहीं 14 के करीब होगा, और अपर कोटाइल उसका कहीं पे 19 के करीब होगा। और इसकी जो इंटर कोटाइल रेंज होगी, 19 minus 14 is 5. So small interquartile range, large interquartile range. So if the interquartile range is small, it means that data is more consistent. So it means small IQR means more consistent data.
तो अगर किसी भी डेटा का उससे पूछता है कि बताइए इसका कंसिस्टेंट कौन सा ज्यादा है, तो आप उन दोनों डेटा की इंटरक्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट कीजिए. The data with the smaller interquartile range will be more consistent. G, is that clear? Any question? No question. Chale. Thank you so much. See you tomorrow, inshallah. Allah Hafiz. Laugh is there. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz.